हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है वो चलिए जान ले। एनसीईआरटी क्लास 11 से टॉप 200 सवाल आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए गए हैं एमसीक्यू, जो कि आपके प्रतियोगी एग्जाम और विशेषकर जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इसमें 200 सवाल जो है भौतिक भूगोल से है। आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी का जो बुक है आपका भूगोल का, वो भूगोल का एनसीईआरटी का बुक जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक है भौतिक भूगोल का और दूसरा जो पार्ट है वो है एक भौतिक पर्यावरण का, यानी दूसरा पार्ट आपका भारत भूगोल है। तो भारत भूगोल से आपके लिए 150 प्रश्न का वीडियो अगले सेगमेंट में आएगा और इसमें आपका 200 प्रश्नों का एक सिंगल वीडियो आपका आ रहा है। वीडियो आपका लंबा होने वाला है, लेकिन ये कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका 11 क्लास का भूगोल, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके हो या नॉर्मल, खास करके 11 क्लास का जो जैक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो आपका पूरा पूछता ही है, लेकिन इसके अलावे अन्य एग्ज़ाम में भी आपके लिए इसका यूज ज़रूर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते चलते हैं कि हमारे पास सवालों के लिए सवाल के रूप में हमारे पास क्या क्या है। तो जो सवाल है 200 सवाल में जो पहला प्रश्न आपका है वो क्या कहता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, यहाँ ने होना चाहिए, भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज या अरस्तु। तो भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, भूगोल शब्द का पहला प्रयोग, तो इसका जवाब है, सही जवाब है सी, यानी इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का पहला बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए मानवशास्त्र, बी भू आकृति विज्ञान और सी जल विज्ञान और डी जलवायु विज्ञान। तो भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है, तो इसमें से आप देख भी सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत यह मानव शास्त्र नहीं आता है, बाकी ये भू आकृति विज्ञान और जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान, ये तीनों के तीनों भौतिक भूगोल के तहत आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है वो देख लें। सवाल है कि भूगोल अर्थात जियोग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो जी प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफोज, जियो प्लस ग्राफी या जी प्लस ग्राफोज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 3 का सही जवाब आपके लिए बी है। इसका मतलब जियो और ग्राफोज शब्द जो है इन दोनों से मिलकर क्या बना है, जियोग्राफी बना है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भूगोल का अर्थ क्या होता है। एक्सप्लेनेशन बहुत सवाल का इसीलिए भी आपको ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसके सामने ही आपका एक्सप्लेनेशन है अगले सवाल में भी। तो जैसे भूगोल का क्या अर्थ होता है, समुद्र का वर्णन, महाद्वीपों का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल शब्द का सही अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वारेनियस, अल्फ्रेड हिटनर या हिकेटियस। तो यहाँ भूगोल का जनक नहीं बल्कि आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है। और ये हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल यहाँ कहता है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन है। टोलेमी, अरस्तु, हम्बोल्ट या कार्ल रिटर। सबसे पहले किसने विश्व का मानचित्र बनाया, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका टोलेमी है। टोलेमी ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया और वह एक भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न, भूगोलवेत्ता इरोटोस्थनीज का संबंध किस देश से है। तो यूनान, अमेरिका, भारत अथवा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका सवाल पूछा है कि भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज जिन्होंने जियोग्राफी शब्द सबसे पहले गढ़ा वो किस देश के निवासी हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीक अर्थात यूनान के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से जीआईएस
का विस्तारित रूप क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफी इनोवेशन सिस्टम। तो यहाँ जो जीआईएस का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ये है ऑप्शन बी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही जवाब है जीआईएस का पूरा नाम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए क्या है? भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? यानी भू सूचना तंत्र जमीन का सूचना देने वाला तंत्र जो है धरती में कहाँ पर क्या है, कौन सा शामिल है? जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है डी, इनमें से सभी। जीआईएस हो या जीपीएस हो या एलआईएस हो, ये सभी के सभी भौगोलिक तंत्र की सूचना देने के लिए बनाए गए सिस्टम्स हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सवाल कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? वायव्य राशि सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो ब्रह्मांड हमारा कैसे बना, इसके लिए जो सर्वमान्य सिद्धांत है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में, इसका जो सही जवाब है वो आपका है बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था यह एक एटम के साइज में एक बिंदु में था, और जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद जितने भी आपके सूर्य हैं, जितने भी आपके स्टार्स हैं और पृथ्वी, ये सभी चीज़ें जो बनी यह बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग विस्फोट से बनी। और बिग बैंग विस्फोट अभी से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। यह सवाल भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हुआ आपका बिग बैंग का सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। सवाल कहता है कि इनमें से किस कल्पना में यह कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है? यानी धीमे गति से कोई चीज़ घूम रहा था और ये घूमते हुए चीज़ ग्रह बन गया, या मतलब जमा हो गए। तो यह बात जो है यह कौन से सिद्धांत में कही गई है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए निहारिका कल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना, एक तारक कल्पना या द्वैतारक कल्पना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है निहारिका कल्पना। यानी निहारिका कल्पना जो है आपका, इसके तहत क्या है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। अब निहारिका कल्पना जो है, यहाँ अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था? लाप्लास, ओटो श्मिट, वाइजहस्कर या कार्ल मार्क्स? ये सवाल काफ़ी खास है आपके लिए। निहारिका कल्पना का संबंध किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो वो है लाप्लास। लाप्लास इसका सही जवाब है। निहारिका कल्पना उन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न, सवाल यह है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास ने कब दिया? वही हुआ 1795, 1796, 1797 या 1798। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया, इसका जो सही जवाब है वो है 1796 ईस्वी में। आपको याद रखना है 1796 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। 1920 में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? एडविन हब्बल, जॉर्ज लेमेत्रे, इमैनुअल कांट या जेम्स जीन्स? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1920 में किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है लगातार? तो यह बात कहने का श्रेय किनको जाता है? तो सही जवाब है एडविन हब्बल। यह बात सबसे पहले एडविन हब्बल ने कहा था। और यह चीज़ बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है, क्योंकि बिग बैंग में विस्फोट हुआ था और वो घनत्व घट रहा है और का जो आयतन है वो बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? 13 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 14 अरब वर्ष पूर्व या 14.7 अरब वर्ष पूर्व? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना हुई। विस्फोट के बारे में आपको ऊपर बताया गया है। अगला सवाल जो कि बहुत खास है, यह सवाल हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश वर्ष क्या है? ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई, ब्रह्मांड में गैसों की सघनता मापने की इकाई, ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों की परिक्रमण गति मापने की इकाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है प्रकाश वर्ष वो क्या है? ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी कितनी होती है? 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 1 साल में
एक साल में जो भी लाइट का डिस्टेंस होगा, लाइट का जो भी दूरी तय करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। और आपको याद होना चाहिए प्रकाश 1 सेकंड में चलता है कितना किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी है? चलिए ये बात भी आ गया बताते बताते। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 9 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी आपने ऊपर देखा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी क्या है? 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार, 15 करोड़ 96 लाख 94 हज़ार, 16 करोड़ 14 लाख 96 हज़ार या 14 लाख 95 हज़ार। तो इसका सही दूरी क्या है? यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो आपका है 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार। ये आपका दूरी है, इसका औसत दूरी आपसे पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन आपका आसान है, ऑप्शन आपका कट रहा है। देखिए लगभग में जो दूरी है वो आपका 15 करोड़ है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए 15 करोड़ में यहाँ ये डी ऑप्शन आपको मिस्टेक करवाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आप जानिएगा तो आपको दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न, सौर मंडल के 8 ग्रहों में किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार बाद के 4 ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार बीच के 4 ग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो आंतरिक ग्रह है वो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। 8 ग्रह में जो पहले 4 हैं वे आंतरिक ग्रह, और उसके बाद में 4 को बोलते हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह भी हम लोग बोलते हैं, जो कि बृहद ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति के समान, शुक्र के समान, खगोल ठोस पिंडों को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति के समान जो भी ग्रह हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह जो भी ग्रह बृहस्पति के समान है उन्हें बोलते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह जोवियन हैं और 8 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा, टाइटन, गैनीमेड या फोबोस डिबोस। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? चंद्रमा। अगर बाकी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये टाइटन ये शनि का उपग्रह है, गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, फोबोस और डिबोस ये किसके उपग्रह हैं? तो ये आपके मंगल के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, द बिग स्प्लिट किससे संबंधित है? यानी बिग स्प्लिट एक सिद्धांत है जो कि क्या बताता है? चंद्रमा की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति या तारों की उत्पत्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो इसका सही जवाब जो है वो चंद्रमा की उत्पत्ति। इसमें मूल रूप से हम लोग ये सीखते हैं, मूल रूप से अगर बात करें तो एक बात मान के चलिए ये आपका अर्थ है। इसके तहत ये माना जाता है कि कोई पिंड जो कि अर्थ से टकराया और टकराने के बाद इसका एक हिस्सा निकल के और फिर आहिस्ते आहिस्ते गोला होते होते यही चीज़ चांद बन के गोल घूमने लगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बिग स्प्लिट का सिद्धांत कहते हैं, जो कि चंद्रमा की उत्पत्ति को बताता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? 460 करोड़ साल पहले, 400 करोड़ साल पहले, 360 करोड़ साल पहले या 380 करोड़ साल पहले। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 380 करोड़ साल पहले। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम से लेकर अन्य एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, महाकल्प, कल्प या युग। तो अलग समय को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। जैसे आपका सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, साल है, तो उसी प्रकार से ये सभी भी समय को मापने के लिए ही हैं। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? वो आपका इयोन है। इयोन जो है ये इनमें से सबसे बड़ा अवधि कहलाता है, इनमें से। अगला प्रश्न, सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? 5 अरब साल पहले, 5.5 अरब साल पहले, 6 अरब साल पहले या 7 अरब साल पहले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 5 अरब साल पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और सूर्य का उम्र लगभग और 5 अरब साल है। तो सूर्य का उम्र खत्म हो रहा है, यानी ये उसके बाद ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 सवाल है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6350, 6370, 7370 या 8370। तो ये हुआ हमारा धरती जो कि बीच में उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, यानी ध्रुवों पर इसका त्रिज्या जो है ये कम है, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। तो इसका जो औसत त्रिज्या है वो आपसे पूछा गया है कि इसका औसत त्रिज्या कितना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 6370 किलोमीटर। ये है पृथ्वी की त्रिज्या। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल कहता है निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? जमीन के अंदर की जानकारी के दो साधन है, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, एक होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट जो दिखेगा या देखेंगे, अप्रत्यक्ष जिसे अंदाज में हम लोग बयां करेंगे। तो जो ऑप्शन है आपके पास भूकंपीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या पृथ्वी का चुंबकत्व। तो कौन है डायरेक्ट स्रोत? तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का है ज्वालामुखी। क्यों है ये आपको बताएं। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी के तहत क्या होता है, धरती के अंदर से डायरेक्ट कण निकलते हैं, लावा सब निकलते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं धरती के अंदर की जानकारी हमें डायरेक्ट दिखाई देती है, इसीलिए यह आपका कैसा स्रोत है? तो यह आपका प्रत्यक्ष स्रोत है। और जो बाकी जो आपका दिख रहा है भूकंपीय तरंग अंदाज लगाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल अंदाज लगता है, पृथ्वी का चुंबकत्व ये भी अंदाज से होता है, इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है? खनन, भूकंपीय तरंग, ज्वालामुखी या प्रवेधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन है। तो ऊपर जो आपको दिखा था अभी भूकंपीय तरंग, वही होना चाहिए इसका सही जवाब। बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात भूकंपीय तरंग। इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का क्या है? तो वो एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। अगला प्रश्न सबसे गहरा प्रवेधन कितनी गहराई तक किया गया है? 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। सबसे गहरा प्रवेधन यानी सबसे ज़्यादा छेद धरती में कहाँ किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ये है 12 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 12 किलोमीटर, जो कि रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर में ये चीज़ गहरा खोदा गया है, जिसमें डीप ओशन प्रोजेक्ट के तहत धरती के अंदर क्या है वो जानने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर या मकर रेखा पर। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो पृथ्वी जो है आपका ये इस प्रकार से है, यानी भूमध्य रेखा में आपका मोटा है और ध्रुव पर क्या है, ध्रुव पर आपका चपटा है। अब बताइए जब चपटा है तो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर है तो बल कम लगेगा, ध्रुव पर बल ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार हमारा सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर होना चाहिए। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका है ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर आपका वजन भी आप जाके तौलाएंगे तो ज़्यादा पकड़ेगा और भूमध्य रेखा पर वजन आपका ध्रुव की तुलना में कम पकड़ेगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ऊपरी और निचला मेंटल, भूपटल क्रोट, भूपटल ऊपरी मेंटल या क्रोट। तो ये सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थल मंडल क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो स्थल मंडल में विशेष तौर से जो आता है वो आपका है भूपटल और ऊपरी मेंटल। भूपटल और ऊपरी मेंटल इसके तहत आता है। इसका अगर हम लोग डिटेल थोड़ा सा समझने का अगर प्रयास करें तो इसमें आप ये समझने का कोशिश कीजिए, ये हमारी मान लीजिए ये है धरती। अब धरती जो है आपका, धरती के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो अंदर कई परत हैं। पहला परत कहलाता है भूपरपट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा क्या है क्रोट। अब बात यह है कि जो ये वाला हिस्सा है जो कि पटल और मेंटल के बीच का जो हिस्सा है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी भूकंपीय तरंग को कौन अंकित करता है, कौन मापता है? सिस्मोग्राफ, रेखाग्राफ, क्लाइमोग्राफ या हीदरग्राफ। तो इसका जो सही जवाब है ये आपको ही पता है, इसका सही जवाब क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तरंगों का अंकन करता है, उसे मापता है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कितनी है। अगला प्रश्न धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है
कहलाता है? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो जब भूकंप आता है धरती के अंदर तो कहीं पर उसका एक केंद्र होता है, उद्गम केंद्र, और जहां पर सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे हम लोग एक विशेष नाम देते हैं। यही सवाल तो आपसे पूछा गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जहां पर से निकलता है भूकंप, जहां से ओर होता है वो उद्गम केंद्र, और जहां पर सबसे पहले फील किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम महसूस किया जाने वाला जगह को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अगर पूछता कहां से निकलता है तो जवाब क्या होता? उद्गम केंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 34, अगला सवाल आपके पास है। ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप रहित क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है वो गौर हम लोग करते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी भूकंप का ग्राफ हमें नहीं मिलता, उसका रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न, भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? चक्रवात, तूफान, प्रतिचक्रवात या सुनामी? भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं सुनामी। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो समुद्र के पानी में उछाल आता है और वही लहरें जो बनती है उसे सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न, महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर? तो इसका आप पहले बात को समझिए। अच्छा, जवाब भी हम लोग इसका देख लेते हैं, कोई डाउट वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो महासागरों के नीचे, जो क्वेश्चन नंबर 36 है, महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की जो औसत मोटाई है वो क्या होती है? 5 किलोमीटर। लेकिन बात यह है कि इसे हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ये आपका धरती है, तो मान लीजिए कहीं पर पहाड़ है और कहीं पर आपका सागर है। तो सागर के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कम और पहाड़ में भूपर्पट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक, और सागर में कितना? 5 किलोमीटर, और हिमालय जैसे जगह में 70 किलोमीटर तक होता है। तो भूपर्पट्टी यानी जमीन का ऊपर जो पपड़ी है उसकी मोटाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अगला प्रश्न, महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है? 30, 50, 25 या 70? तो महाद्वीपों के नीचे क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या है? तो 30 किलोमीटर। आपको शुरू में हिमालय के लिए जो बताया गया था वो था 70 किलोमीटर, और जो नॉर्मल जगह में जितना होता है उसे हम लोग क्या कहते, वो दूरी कितनी है? तो वो है आपका 30 किलोमीटर। यानी महाद्वीप में 30 किलोमीटर, महासागर में 5 किलोमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, सवाल है निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है? मेंटल, भूपर्पट्टी, क्रोड या दुर्बलता मंडल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सबसे ऊपरी भाग में? तो वह है भूपर्पट्टी। और भूपर्पट्टी की मोटाई अभी आपको बताया गया, भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों में 30 किलोमीटर और महासागरों में कितना? 5 किलोमीटर। हिमालय जैसे जगह में कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। और ऐसे भूपर्पट्टी की मोटाई मानी जाती है कितना किलोमीटर? तो 30 किलोमीटर मानी जाती है। तो शुरू में 0 से लेकर 30 तक भूपर्पट्टी, 30 से लेकर 2900 तक मेंटल, 2900 से 5100 तक बाह्य क्रोड और 5100 से 6370 तक आंतरिक क्रोड। ये है इसका कहानी। अगला प्रश्न, मेंटल का विस्तार कहां तक है? 400 किलोमीटर, 2900, 51, 50, 63, 70? तो अभी अभी आपको बताया गया, ये जवाब क्या होगा? 2900 किलोमीटर। मेंटल की गहराई क्या है? तो मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 39। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सवाल है मोह अशांतत यानी डिसकंटिन्यूटी किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? भूपर्पट्टी, मेंटल, मेंटल क्रोड, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात यहाँ ऐसा है कि मान के चलिए धरती का ये ऐसे बना दिए हैं, ये हुआ भूपर्पट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड। अब ये तो हो गया आपका भूपर्पट्टी, ये हो गया आपका मेंटल, तो दोनों के बीच आपका कोई तो गैप है, और मेंटल और क्रोड के बीच भी आपका क्या है? गैप है। तो यहाँ पूछा है कि मोह अशांत ये किन दो परतों की सीमा को हम लोग कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका सही जवाब है भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? शुरू वाला सीमा को मोह असंबंधता या अशांत या मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं।
अगला प्रश्न, अब गुटेनबर्ग अशांत किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? भूप्रपट्टी मेंटल, ये तो आपका हो गया। मेंटल क्रोड, बाह्य आंतरिक क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 41। इसका सही जवाब आपका है मेंटल और क्रोड। तो चलिए ये दोनों को हम लोग एक साथ हम लोग देख लें ताकि हमें कोई तरह का कोई मिस्टेक या कोई गलती ना हो। एक है मोहो और एक क्या है? गुटेनबर्ग। तो चलिए इसे हम लोग एक बार बनाते हैं। ये हुआ आपका अर्थ, और अर्थ की कई परतें हैं। आपका पहला परत, दूसरा परत, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। मान के चलिए ये आपका अर्थ है। 1 मिनट आप समय देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और उसके बाद ये जो पहला परत जो आपका है यहाँ, इसको हम लोग मान के चलते हैं क्या है? ये भूपरपट्टी। और उसके बाद भूपरपट्टी के बाद क्या होता है? तो भूपरपट्टी के बाद आपका होता है मेंटल। और मेंटल के बाद क्या होता है? तो मेंटल के बाद होता है आपका क्रोड। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला है, ये पहला क्या है आपका? भूपरपट्टी। और दूसरा वाला हिस्सा क्या है? तो वह है आपका मेंटल। और जो तीसरा वाला हिस्सा जो है यहाँ, वो आपका क्या है? तो वो आपका बाहरी क्रोड। और जो आंतरिक वाला हिस्सा क्या है? वो आपका है आंतरिक क्रोड। अब देखिए ये जो आपका डिसकंटिन्यूटी ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका मोहो है, जो पहला और दूसरा के बीच में है, भूपरपट्टी और मेंटल के बीच। और मेंटल और क्रोड के बीच में जो आपका ये जो दिख रहा है, ये वाला, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आपको ये याद रखना है। पहला दूसरा वाला है मोहो और दूसरा तीसरा वाला क्या है? गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, क्रोड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर बना है? सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकेल लोहा या ग्रेनाइट सिलिका? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा निकेल और लोहा। निकेल और लोहा से मिलके कौन बना है? तो क्रोड बना है। इसका कहानी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपका मान के चलिए कि ये आपका क्या है? ये आपका धरती का एक कट है। अब कटआउट जो हम लोग बनाए हैं, ये हुआ आपका कौन सा? तो ये हुआ भूपरपट्टी। उसके बाद हुआ मेंटल और यहाँ क्रोड। तो जो भूपरपट्टी है उसमें जो चीज़ पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सियाल, यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम। मेंटल में पाया जाता है सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसके बाद पाया जाता है निफे, यानी आयरन और निकेल। फेरम और निकेल ये पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रहेगा, कभी आपसे गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। सवाल है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? भूपरपट्टी, मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो तभी से आपको बताया जा रहा है। उम्मीद है आपका ये सवाल तो पक्का सही होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? आंतरिक क्रोड। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? तो आंतरिक क्रोड। और आंतरिक क्रोड जो है वो आपका ठोस रूप में है। अच्छा, जो क्रोड आपका दो है, इसमें से दोनों क्रोड का अलग अलग अवस्था है, इससे भी सवाल पूछा गया है, बाहर वाला और अंदर वाला। तो यहाँ सवाल है बाह्य क्रोड किस अवस्था में है? ठोस, गैस, तरल या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो हम लोग एक बार गेस आप कीजिए। तो इसका सही जवाब है तरल। जो बाह्य क्रोड है वो किस रूप में है? तो वो तरल रूप में है। अब उसके बाद आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? ठोस, तरल, गैस या सभी? तो जो आंतरिक क्रोड है वो किस अवस्था में है? तो वो आपका ठोस अवस्था में है। अब इसके बारे में अगर एक बार हम लोग देख लें तो मान के चलिए ये आपका हुआ अर्थ, और उसके बाद आपका भूपरपट्टी हुआ सबसे पतला हिस्सा। सबसे पतला जो है वो क्या है? भूपरपट्टी। और उसके बाद हुआ आपका कौन सा? तो मेंटल। और उसके बाद कौन सा हुआ? तो क्रोड। अब देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्या है? तो ये आपका क्रस्ट है, यानी भूपरपट्टी। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है आपका मेंटल। और उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है आपका बाहरी क्रोड। और उसके बाद ये क्या है? तो ये आपका आंतरिक क्रोड। अब देखिए ये वाला जो है लिक्विड अवस्था में, ये जो सेकंड लास्ट है ये कौन सी अवस्था में है? तो ये लिक्विड अवस्था में। और सबसे आखिरी वाला कौन सी अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। और ये दोनों के दोनों ये किस अवस्था में है? तो ये भी सॉलिड अवस्था में है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रेटर, काल्डेरा, शंकु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 46। इसका सही जवाब है काल्डेरा। ज्वालामुखी से बने बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा का स्रोत कहाँ है? यानी वो लावा निकलता कहाँ से है? दुर्बलता मंडल, भूपरपट्टी, निचला मेंटल या बाह्य क्रोड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 47। तो ये निकलता है दुर्बलता मंडल से, यानी मेंटल में ही स्थित वो हिस्सा जो कि बहुत कमजोर होता है उसे हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं। वो लिक्विड रूप में होता है और वहीं से निकलता है ज्वालामुखी का लावा, जो जमने के बाद
मैग्मा बन जाता है, अंदर मैग्मा, वहाँ निकलने के बाद लावा हो जाता है। अब देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है? तो जो ज्वालामुखी वाला जो लावा है उससे कौन सी चट्टान बनती है, ये आपसे पूछा गया है। परतदार चट्टान, रूपांतरित, अग्नेय या ज्वालामुखी। तो वो तो आग वाला पार्टी हुआ, तो इसका मतलब कौन सा चट्टान बनेगा? तो वो अग्नेय चट्टान का निर्माण उससे होगा। अगला प्रश्न, भूगर्भ में मैग्मा का जमाव जब तस्तरी के आकार का होता है, यानी जमीन के अंदर ही जब मैग्मा जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ या डाइक। तो ये अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, तो इसमें केवल तस्तरी वाला चीज आपसे पूछा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, तो उसे कहते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ कहा जाता है कब? जब तस्तरी के आकार का अंदर ही जब जम जाए तब उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं। अगला प्रश्न, भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाता है? जो लिक्विड रूप है, ज्वालामुखी बम या लावा या राख या मैग्मा। तो इसका सही जवाब क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 50। तो सही जवाब है मैग्मा। इसका कहानी आपको जानना चाहिए। बात यह है कि जब धरती के अंदर जब ये लिक्विड रूप में होता है तो मैग्मा कहलाता है, और निकलने के बाद क्या कहलाता है? तो निकलने के बाद यह लावा कहलाता है। लावा जब चट्टान बन जाता है तो यह कौन सा चट्टान बनता है? तो यह चट्टान बनता है अग्नेय चट्टान। यह चीज आपको याद रखनी है। ये तीनों फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। सवाल हमारा कहता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं? 25%, 35%, 29% या 27%? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 29%। आपको पता होना चाहिए कि हमारी ये पूरी धरती है, और धरती में आपका 29% हिस्सा आपका क्या है? तो 29% जमीन है, और बाकी आपका 71% क्या है? तो 71% महासागर है, यानी सागर है अर्थात पानी है। यह आपका भूमि और ये वाला आपका महासागर। अगला प्रश्न हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया? 1910, 1912, 1920 या 1925? तो सभी महाद्वीप बहुत पहले एक ही जगह में थे, और महाद्वीप अलग अलग जगह में अलग अलग हुए। तो यह सिद्धांत जो है महाद्वीपीय विस्थापन का, यह कब दिया गया? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1912। तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया। अब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लोथियन ग्रीन, अल्फ्रेड वेगनर, आर्थर होम्स या जेफरे? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? तो वो है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय सिद्धांत पर विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब सवाल यह है, प्लेट विवर्तनिकी जिसके वजह से भूकंप आता है का प्रतिपादन किसने किया? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर या इनमें से सभी? तो जब भी इनमें से सभी रहे, ज़्यादातर चांस है कि आपका वही होगा इनमें से सभी। अर्थात ये हुआ कि मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर तीनों मिलकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसके तहत पूरी धरती के मेजर प्लेट 7 हैं और माइनर प्लेट 20 हैं, यानी पूरी धरती 7 बड़े प्लेटों से मिलकर बनी है। और प्लेटों के 2 प्रकार होते हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक क्या होते हैं? तो एक महासागरीय प्लेट। ये चीज़ आपको अभी काम देगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। सवाल यह है कि पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते थे? पैंथालासा, महासागरीय कटक, महासागरीय सागर, प्रशांत महासागरीय या टेथित सागर? तो देखिए, जब आपका पूरी दुनिया में एक ही द्वीप और एक ही सागर हुआ करता था, तो उस दौरान जो द्वीप जो था उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे कहते थे हम लोग क्या? तो पेंजिया। और इसके चारों ओर जो सागर जो फैला हुआ था, इसका एक विशेष नाम था, वो क्या था? तो पैंथालासा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? पेंजिया के चारों ओर फैले हुए महासागर। तो जवाब होगा आपका पैंथालासा। और कालांतर में जो पेंजिया आपका टूटा, तो टूटने के बाद ही हमारा कुछ कुछ बना। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में आपका जुड़वा प्रश्न है, पेंजिया का विभाजन 2 बड़े महाद्वीप पिंडों के रूप में हुआ। इनमें से जो उत्तर की ओर जो पिंड गया वो क्या कहलाता है? अब फिर देखिए, पेंजिया के विभाजन के बाद दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो उत्तर और दक्षिण। तो उत्तरी भाग जो है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गोंडवाना, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, लारेशिया। यहाँ भी लारेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन, गोंडवाना या यूरेशिया। ऑप्शन आपका पूरा सेम है। तो जो आपका उत्तरी भाग जो बना उसे हम लोग कहते हैं लारेशिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लारेशिया बोलते हैं। और उसके बाद जो आपका दक्षिणी भाग जो बना उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ऐसे भारत वाले प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अब
क्यों टूटा? इसके लिए वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन से बल को जिम्मेवार उत्तरदायी माना? यानी यह जो टूटा तो क्यों टूटा? पोलर प्लेइंग बल, ज्वारीय बल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोनों। इन दोनों बलों को वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का कारण माना। अब देखिए, ये पोलर प्लेइंग बल या ध्रुवीय बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है, या ज्वारीय बल, या इनमें से कोई नहीं? ये है आपका सवाल। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आपका है ये 58। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी के सतह पर बल उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं पोलर प्लेइंग बल, और इसी से महासागर में तैरने वाले महाद्वीप थोड़े दूर दूर हुए। अगला प्रश्न, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तनाव बल, संपीड़न बल, ज्वारीय बल, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में जो ज्वार पैदा होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वारीय बल। कौन सा बल उसे कहेंगे? तो जवाब होगा आपका ज्वारीय बल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60। सवाल कहता है कि रिंग ऑफ फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? हिंद महासागरीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। आप विश्व के नक्शे को आप जब देखेंगे तो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर का नाम देते हैं। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है कितने मुख्य प्लेट में बटा हुआ है? 10, 7, 6 या 20? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख्य प्लेट बोला तो मुख्य प्लेट हो जाएगा 7, और अगर माइनर प्लेट बोलता, छोटा प्लेट, तो जवाब होता आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन महासागरीय प्लेट है? तो महासागरीय प्लेट वे प्लेट होते हैं जिसका अधिकतर हिस्सा महासागर होता है। यूरेशियन, इसमें यूरोप और एशिया शामिल है। प्रशांत, इसमें केवल प्रशांत है। अमेरिकी प्लेट, इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका शामिल है। अफ्रीकी प्लेट, इसमें अफ्रीका शामिल है। तो अब बात यह है कि कौन सा महासागरीय प्लेट है? तो केवल महासागर के नाम से आपका एक ही मिलता जुलता है, और वो आपका क्या है? तो वो आपका प्रशांत प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट है। अगला प्रश्न, 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? प्लेट विवर्तनिकी, महाद्वीपीय विस्थापन, सागरीय अधस्थल विस्तार अवधारणा, इनमें से कोई नहीं? तो ये तीनों मिलकर 1967 ईस्वी में जो सिद्धांत दिए उसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इसके तहत पृथ्वी के मेजर प्लेट 7, माइनर प्लेट 20। अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे बड़े मुख्य प्लेट का नाम बताएं। इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन। तो इनमें से जो सबसे बड़ा प्लेट है वो आपका कौन सा है? तो वो है आपका, एक मिनट, वो है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया दोनों आपका शामिल है, इसीलिए यह सबसे बड़ा प्लेट होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपट्टी का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं और ये विपरीत दिशा में, तो अपसारी, अभिसारी, रूपांतर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब दो प्लेट एक दूसरे से जब दूर हटती हैं तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं? अपसारी सीमा कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो अपसारी सीमा उसे कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, एक प्लेट जहां दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसेगी तो भूपर्पट्टी नष्ट होती है, वह क्या कहलाता है? अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा, प्रसार सीमा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अभिसरण सीमा। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगी तो अभिसरण सीमा, दूर हटेगी तो अपसारी सीमा, आपको याद रखना है। यानी सामने आएगी तो अभिसारी और दूर हटेगी तो अपसारी। अगला सवाल, लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारत यूरेशिया से टकराया, यानी यूरेशिया जो है, भारत टकराया यूरेशिया से ऐसे आके। तो टकराने के बाद किसका उत्थान हुआ? रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो जैसे टकराया यहाँ पर क्या चीज़ का उत्थान हुआ? तो हिमालय का उत्थान हुआ।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो हिमालय। इस प्रकार हिमालय एक नवीन पर्वत है और एक वलित पर्वत का भी उदाहरण है। अगला सवाल, वर्तमान हिमालय की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से है, आर्कटिक, अरब, टेथिस या भूमध्य सागर। यहाँ सवाल ये पूछा है कि हिमालय बनने से पहले हिमालय का स्थान पर क्या था, तो इसका सही जवाब क्या था, तो टेथिस सागर था। हिमालय जहाँ पर अभी है वहाँ पर क्या था, तो टेथिस सागर था। अगला सवाल, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है, यूरेशिया, अंगारालैंड, गोंडवाना लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है वो किसका हिस्सा है, तो तभी आपको बताया गया था भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड वही है जो कि पैंजिया के टूटने का दक्षिणी भाग था। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित रूप से क्या है, भारतीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, लॉरेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिला के एक ही प्लेट हुआ करता था, और ये प्लेट कौन सा था, तो ये प्लेट था आपका जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट का संज्ञा भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। सवाल है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो सुनामी शब्द जो कि सागर में आने वाली लहरें जो भूकंप के कारण आती हैं, तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जापान, फ्रेंच, लैटिन या पुर्तगाल। तो इसका सही जवाब है जापान। जापानी शब्द है सुनामी, और सुनामी का अर्थ होता है समुद्री लहरें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल निरूपण या अपरदन। यानी एक क्रम के बाद एक होने वाला जो क्रिया है वो कौन सा है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 72। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुक्रमिक प्रक्रिया में, तो क्या है, अपरदन। अपरदन एक अनुक्रमिक यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, अपक्षय। अपक्षय किसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बादल निर्माण, मृदा निर्माण, जल निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो अपक्षय जो है, यह अपक्षय से क्या बनता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इससे जो बनता है वो क्या है, मृदा निर्माण। अपक्षय को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका अंग्रेजी होता है डिपोजिशन। तो डिपोजिशन मतलब गाद जमते 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 जब जमता है, बहुत सारा धूल मिट्टी कण जमते हैं, तो उसी से मृदा का निर्माण होता है। हालांकि अपक्षय जो है ये आपका एक गाद जमना एक अलग चीज हुआ, गाद जमना एक अलग चीज हुआ। यहाँ आपको मिस्टेक से एक चीज बताया गया, उसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ये डिपोजिशन इसका नहीं है, डिपोजिशन होता है आपका निक्षेप का। ये जो अपक्षय है इसका अंग्रेजी होता है आपका विदरिंग, और ये आपका अपरदन के समान ही प्रक्रिया है। तो अपरदन होने से ही, यानी चट्टानों के अपरदन होने से ही क्या बनता है, तो वो मृदा बनता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण या वियोजन। तो लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसे एक विशेष नाम देते हैं, और वो नाम आपका होता है ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि लोहे में जब जंग लगती है तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जुड़ जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। सवाल है कि चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहते हैं, जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपक्षय या कार्बोनेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब इसका है जलयोजन। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या है, तो जलयोजन। चट्टानों में जल का जो योग होता है उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग जलयोजन का संज्ञा देते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। तो प्रकृति में दो प्रकार के पृथ्वी के बल होते हैं, एक अंतर्जनित जो कि अंदरूनी बल होते हैं, एक बाह्यजनित जो कि बाहरी बल होते हैं। तो यहाँ पूछता है कि अंतर्जनित बल का उदाहरण कौन सा है, अपरदन, निक्षेपण, ज्वालामुखीयता या संतुलन। तो यही है सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंदर से जो बल जो निकलता है वो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, यानी ज्वालामुखीयता जो है, वोल्केनिज्म, वही आपका होगा अंतर्जलित बल का उदाहरण। बाकी जो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, अपरदन ये मिट्टी का कटाव ऊपर से है, निक्षेपण जो कि जमाव ऊपर ही है, संतुलन समतलीकरण यो भी ऊपरी बल है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ज्वालामुखीयता अंतर्जनित बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या कहता है कि अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में निम्न में से किसे शामिल कर सकते हैं, ताप, पवन, सागरीय लहरें या नदियां। तो अपक्षय यानी अपरदन जो होता है इसका मुख्य एजेंट क्या होता है, यानी ये किस वजह से होता है, यही आपको तलाश करना है। तो इसका जो मेन वजह है इसमें से तापमान हो सकता है, पवन हो सकता है, सागरीय लहरें या नदियां। तो देखिए, होता तो इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से भी है, लेकिन जो मुख्य एजेंट जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका है तापमान। तो तापमान वह मुख्य एजेंट है जिसके वजह से अपक्षय होता है। चट्टान तापमान से
प्रभावित होती हैं, बाकी चीज़ें भी तापमान से बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा यहाँ गलती से क्वेश्चन नंबर 47 जहाँ से आपका लिया गया है क्वेश्चन बैंक से, वहाँ 47वां में था, तो यह है क्वेश्चन नंबर 78 आपका। तो सवाल यहाँ ये कहता है कि धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होने की को क्या कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए ऐसे ऐसे हाइट है बहुत सारा, इसको समतल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तल संतुलन, अपर्दन, निक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो सवाल समझने के टाइम में आपको समझ में आ गया होगा यहाँ एक्सप्लेनेशन में ही कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब जो क्वेश्चन नंबर 78 जो आपका है वो क्या है, तल संतुलन यानी समतलीकरण। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से जो उच्चावच यानी ऊंचाई नीचाई जो है उसका अंतर कम होता है यानी समतलीकरण होता है, उसे तल संतुलन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा, पृथ्वी के अंदर में गर्म पिघले हुए पदार्थ है उसे गर्म लावा कहते हैं, दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। भूकंप, ज्वालामुखीता, पटल निरूपण या भ्रंशन। तो अंदर के भाग से जो लावा निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है उसे हम लोग एक साधारण नाम ज्वालामुखीता देते हैं। आपको पता है ज्वालामुखी, जिसका अंग्रेजी होता है वोल्केनो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक क्या है। निम्नीकरण यानी भूमि का निम्नीकरण कह सकते हैं। आर्द्र प्रदेश जहां नमी अत्यधिक वर्षा होती है वहां किस वजह से होती है भूमि निम्नीकरण। प्रवाहित जल, पवन प्रवाह, घोलीकरण या विवर्तनिक प्रक्रिया। तो जहां ज़्यादा बारिश होगी वहां किस कारण से होगी। तो कारण आपका साफ है कि प्रवाहित जल यानी जल के बहने से ही वहां अपर्दन होगा और उसी से निम्नीकरण होगी और जमीन का उच्चावच में कमी आएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी स्थलाकृति नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित होती है। यानी निक्षेपण से बना हुआ कौन सा है ये आपको बताना है। गोखुर झील, भी आकार की घाटी, जलप्रपात या यू आकार की घाटी। यहाँ जमाव से क्या बनता है ये आपको तलाश करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, वो गोखुर झील है। अब गोखुर झील क्या होता है, ये जमाव के कारण कैसे बनता है ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। मान के चलिए कोई नदी जब शुरू में निकलती है तो उसे युवावस्था कहते हैं। उसके बाद युवावस्था के बाद शुरू में बाल अवस्था होता है, उसके बाद युवा अवस्था में वो तेज बहता है। तेज बहने के बाद जब वो मैदान में आती है तो मैदान में आने के बाद ऐसे विसर्प बन जाती है। और विसर्प होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि यहाँ आसपास अगर अपर्दन हो जाए तो इधर आपका नदी कभी ना कभी आपका सीधे आ जाएगा और यहाँ का जो इलाका है यहाँ पर का पानी झील के रूप में रह जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, गोखुर झील। तो यह निक्षेपण के कारण बनने वाली झील है। अगला सवाल, इनमें से कौन चूना पत्थर के अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति है। विलियन रंध्र, भूस्तंभ, लैपीज या ए और सी दोनों। चूना पत्थर से के अपर्दन से बना हुआ जो स्थलाकृति है, बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं, उससे भी सवाल आपका पूछा जाता है। तो इससे जो बनता है वो कौन कौन है, तो वो आपका ए और सी दोनों होगा। ए और सी दोनों में आपका क्या क्या है वो आप देखें। एक है विलियन रंध्र ये, और एक है आपका लैपीज। ये दोनों चूना पत्थर से बनी हुई चीजें हैं। अगला सवाल, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं। यानी गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा गहरे ढाल होते हैं, यानी ऐसे ढालू आपका रहेगा सीधे, किस नाम से जाने जाते हैं। यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गॉर्ज या कैनियन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक गहरी घाटी जो कि सीढ़ीनुमा ढाल के रूप में होती है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कैनियन। और अमेरिका का ग्रैंड कैनियन पूरी दुनिया का सबसे फेमस कैनियन है, जिसे मृत्यु की घाटी कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सीढ़ीनुमा घाटी के रूप में आपका झारखंड का जो पतरातू घाटी है वो भी आपका एक सीढ़ीनुमा टाइप से है, लेकिन वो वलित आकार का है, इसीलिए उसका आकृति थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगला प्रश्न, अपर्दन का कौन सा साधन यारडांग का निर्माण करता है। तो यारडांग भी एक स्थलाकृति है। यह स्थलाकृतियाँ क्या होता है, स्थल के अलग अलग रूप होते हैं। तो प्रवाहित जल से बनता है, वायु से, हिमनद से, भूमिगत जल से। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है नाम से कि यह कैसे बनता है। यहाँ आपका रिवीजन में शॉर्ट में चल रहा है इसीलिए, अदरवाइज फोटो भी सबका ऐड किया जाना चाहिए था। तो यारडांग का निर्माण कहाँ से होता है, यही है आपका सवाल। प्रवाहित जल, वायु, हिमनद और भूमिगत जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु। वायु से क्या बनता है, यारडांग बनता है। अगला सवाल, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है। जैसे गुफा है, छत के नीचे ऐसे ऐसे आपका चूना पत्थर आपका लटका हुआ मिलेगा, जमीन के अंदर की ये बात है। तो वो क्या कहलाता है, पोलजे, स्टेलाइट, स्टेलेग्माइट या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो जो चूना पत्थर का स्तंभ जो गुफा के नीचे जो लटकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेलेटाइट। अगला प्रश्न, पलाया किन क्षेत्रों की स्थलाकृति है? मरुभूमि, हिम नदी, बाढ़ के मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पलाया, तो पलाया आपका मरुभूमि का है। पलाया कहाँ का है? मरुभूमि का। वो क्या होता है वो भी आपको अगले सवाल में जवाब मिल जाएगा, उम्मीद है। नहीं मिलेगा तो बताया जरूर जाएगा। निम्न में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से नहीं है? यानी नदी किसको नहीं बनाता है? जलप्रपात, गोखुर झील, बरखान या भी आकार की घाटी। तो इसमें से नदी किसको नहीं बनाता है? तो बरखान को नदी नहीं बनाता है। बाकी आप देख सकते हैं जलप्रपात नदी से बनता है, गोखुर झील नदी से है, भी आकार की घाटी नदी से है। यह बरखान मरुस्थलीय वायु से बना हुआ आकृति है। अगला सवाल, बरखान का निर्माण का किससे संबंध है? नदी, पवन, भौमजल या हिमनद। तो अभी अभी आपको बताया गया कि बरखान किससे बनता है। बरखान बालू के टीले होते हैं, वो किससे बनता है, वही है आपका सवाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पवन। यह पवन से निर्मित स्थलाकृति है। अगला सवाल, गोखुर झील का निर्माण होता है हिमनद द्वारा पहाड़ी ढालों पर, नदियों द्वारा वृद्धावस्था में, हिमनद की समाप्ति पर, नदियों की युवावस्था में। तो ये कब बनता है हिमनद, ये गोखुर झील, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 89 का बी, यानी नदियों की वृद्धावस्था में, जब नदियां धीमी हो जाती हैं तब गोखुर झील बनती हैं। युवावस्था में भी आकार की घाटियां बनती है। अब गुफाओं की रचना, गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन या घोलीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुफाओं की रचना, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कार्बोनेटीकरण, ये गुफाओं की रचना। अच्छा, ऊपर आपको पलाया सवाल, उम्मीद था कि पलाया आ जाएगा, लेकिन पलाया नहीं आया। पलाया क्या होता है कि मरुस्थल से मान लीजिए यहाँ बालू ही बालू है और यहाँ से बालू सब उड़ जाता है। बहुत बार तूफान से बालू हट जाते हैं अपनी जगह से और टीले बनाते हैं। अब यहाँ से जब बालू उड़ गया तो यहाँ पर बचा गड्ढा, और इस गड्ढे में अगर पानी है तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्या? झील। और ऐसे इलाकों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे पलाया। तो ये एक मरुस्थलीय आकृति है जो वायु द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका है 91। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वायुमंडल में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर डिटेल जानने का प्रयास करें तो मान लिया जाए ये आपका पाई चार्ट वृत्त चित्र है। तो इसमें से अगर आप देखें तो 78% नाइट्रोजन है, 78% क्या है? तो वो आपका N2 है। और उसके बाद बाकी आप देखेंगे तो बाकी आपका 21% आपका ऑक्सीजन है। और इसमें बाकी में जो बच जाएगा वो 0.993 ये आपका हो जाएगा आर्गन, 0.03 ये आपका हो जाएगा CO2, और जो रेस्ट जो बच जाएंगे उसमें बाकी अन्य गैसें पाई जाएंगी। तो ये डाटा आपको याद रखना है, आपके लिए यूजफुल है। अगला सवाल, वायुमंडलीय परत, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो कौन सी परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये मंडल क्या होते हैं ये भी आप थोड़ा जान ले। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में वायुमंडल की कई परतें होते हैं। पृथ्वी में वायुमंडल की विभिन्न परतें होते हैं और वे परतें अलग अलग नामों की होती हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग परतें। तो इसमें से जो पहला परत होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा परत होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं। तीसरा परत जो होता है इसे मध्य मंडल कहते हैं। चौथा परत जो होता है इसे आयन मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षोभ मंडल में तमाम मौसमी घटनाएं घटती हैं, समताप मंडल में ओजोन परत होता है और यहाँ ताप स्थिर रहता है, और उसके बाद आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, इससे संचार व्यवस्था अच्छी होती है, यहाँ आवेशित कण भी होते हैं। तो ये हुआ आपका मंडलों की जानकारी। मानव जीवन के लिए क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? सवाल कहता है कि वो गैस आखिर कौन सा होगा जिससे सूर्य से आने वाली किरणें पार हो जाएंगी लेकिन धरती से वापस टकरा के जाने वाली किरणें पार नहीं हो पाएंगी, फिर से टकरा जाएंगी। तो वो कौन सी किरणें हैं? कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसमें से मान के चलिए ये आपका CO2 है, तो CO2 के में अगर सनलाइट आता है तो वो आपका पार हो जाता है।
लेकिन अगर पृथ्वी से टकरा के अगर वापस जाता है सनलाइट तो वो इससे पार नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अभी आपको ऊपर बताया गया था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका सबसे निचला परत आपसे पूछा जाए तो क्या होगा जवाब? क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई 13 से 18 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। सवाल यहाँ कहता है ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? यानी ओजोन परत जो है कौन से मंडल में है? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो इसका भी जवाब आपको अभी अभी बताया गया था। इसका सही जवाब क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन जो होता है वो आपका O3 होता है और ये ओजोन ऑक्सीजन के त्रिपरमाणु तो है ही, और इसके साथ यह करता क्या है? यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए अपारदर्शी, यानी ये रोकता है। इसे क्या करता है? इसे रोकता है। यही चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96। सवाल यहाँ कहता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के पर जाने पर, क्षोभ मंडल में अगर हम हाइट बढ़ते हैं तो किस दर से तापमान में कमी आती है? धरती से जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी। 200 मीटर में 1 डिग्री, 160 मीटर में 5 डिग्री, 165 में 1 डिग्री, 165 में 5 डिग्री। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रति 165 मीटर में कितना डिग्री घटता है? तो वो आपका 1 डिग्री घटता है। प्रति 165 मीटर में 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। और इसमें अगर किलोमीटर में आपका पूछेगा तो 1 किलोमीटर में कितना कम आता है अगर ये पूछ दे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 6.5 डिग्री कमी आती है। कितना में? तो 1 किलोमीटर में। अगला प्रश्न, सवाल कहता है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो इसका सही जवाब ऊपर भी आपने देखा कि ओजोन वह गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और यह जो ओजोन है यह कहाँ पाया जाता है? इसके लिए एक पृथ्वी पर एक डेडिकेटेड परत है जिसे क्या कहते हैं? ओजोन परत। और यह पाया जाता है कौन से मंडल में? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। यह बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किस मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो कौन से मंडल से होता है? वो आयन मंडल से होता है। अब इसका यूज अगर बात करें हम लोग तो इसका यूज आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लिया जाए ये आपकी धरती है और धरती के बाद ये आपका आयन मंडल है। तो यहाँ अगर धरती से संचार व्यवस्था के माध्यम से अगर रेडियो तरंगे जाती हैं तो यहाँ से परावर्तित होती हैं। तो यहाँ से परावर्तित होने के बाद जैसे यहाँ आएंगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस प्रकार से पूरी धरती को ये कवर करता है और पूरा धरती में संचार व्यवस्था इसके वजह से संपन्न हो पाता है, यानी आसान पड़ता है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है? आयन मंडल से होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99। सवाल कहता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? बहिर्मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो कौन सी है? यह सवाल आपसे पूछी गई है। इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है बहिर्मंडल, यानी एक्सोस्फीयर इसे अंग्रेजी में कहते हैं। यह सबसे ऊपरी परत होता है जो 400 किलोमीटर से ऊपर होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? यानी यहाँ ये सवाल पूछा गया है, ये आपका धरती है, ये आपका विषुवत रेखा है और इधर से आप ध्रुव की ओर जाएंगे, इधर से आप ध्रुव की ओर जाएंगे, इधर यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो जलवाष्प यानी नमी की मात्रा क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विषुवत रेखा से हमें दूर जाना है ध्रुवों की ओर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100, ये होगा घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि उधर वाष्पीकरण की दर घटती है, तापमान में कमी आती है। तो वाष्पीकरण की दर घटने से जलवाष्प की मात्रा वायु में कम हो जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं? धूलकण, जलवाष्प, गैसें या इनमें से सभी? आर्द्रताग्राही केंद्र किसे कहा जाता है? यानी जो नमी को, मान के चलिए ये आपका कोई कण है, इसमें आपका वाटर जो मोलिक्यूल है वो जलवाष्प के रूप में, उसको ये एक जगह करके और जमा करेगा। आर्द्रताग्राही केंद्र आखिर कौन होगा? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन होगा? तो ये सही जवाब आपका होना चाहिए धूलकण। धूलकण के कारण ही बादल बनते हैं। धूलकण के चारों ओर ही जो वाटर वेपर होते हैं वो आपके जमते हैं, तो बादल बनने के लिए यह भी जिम्मेवार है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 101। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवाष्प
जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो आपका भाप है वो आपका वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगा, तो उसे हम लोग उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को संघनन, वाष्पीकरण, आर्द्रता या वर्षा। तो ऐसे जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो संघनन कहलाता है, और संघनन के कारण ही क्या होती है? बारिश होती है। अगला सवाल आपके लिए है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? जो वायुमंडल की पहली परत है उसका धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो इसका ऊंचाई तभी आपको बातों ही बातों में बताया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो कितना है? 13 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, 8 से 13 किलोमीटर, और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। वो बात आपको बताया गया था तभी। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, बेलनाकार, भूआभ या चपटा? तो इसका जो सही जवाब है पृथ्वी का आकार वो आपका है भूआभ। भूआभ को अंग्रेजी में जियोइड भी कहते हैं। यह पृथ्वी के एक खास आकार को बताता है जो बीच में उभरा हुआ और ऊपर नीचे आपका थोड़ी चपटी होती है। अगला सवाल, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्यताप, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या परमाणु संगठन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यताप। पृथ्वी में जितनी भी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा सूर्य से आती है। अगला सवाल, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? तो यहाँ देखिए, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। सन से अर्थ तक क्या आता है? तो ऊर्जा आता है किरण के रूप में। तो वो किरण आपका ऐसे ऐसे आता है, यानी ये दोलन के रूप में ऐसे ऐसे जब आ रहा है, तो देखिए अगर किरण ऐसे ऐसे छोटे अंतराल में आएगा तो इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और ऐसे आएगा तो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो जो सूर्य से जो किरण आता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है कि ज़्यादा होता है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो सूर्य से आने वाले किरणों को सौर विकिरण कहते हैं, और सौर विकिरण का तरंग दैर्घ्य हमेशा कम होता है, और जो किरणें पृथ्वी से वापस जाती है उनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से पार हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कम वाला क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा, और दीर्घ वाला पार नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और विश्व का तापमान रेगुलर बढ़ रहा है इसके बढ़ने से। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। इस स्थिति को क्या नाम से जानते हैं? उपसौर, अपसौर, अपभू या उपभू? तो इसका चारों का आप मतलब जान लेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। देखिए, यहाँ आपको ये जानना चाहिए कि जो आपका, ये मान के चलिए ये आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है। तो पृथ्वी के घूमने का जो आकृति है वो आपका गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं, बल्कि इसे हम लोग एक बार यूं बनाएं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान के चलिए ये आपका सन है, और इसके चारों ओर ये आकृति में पृथ्वी घूमता है, और ये जो पृथ्वी है ये कभी यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा। ये आपका सन है और ये आपका क्या है? तो ये आपका पृथ्वी है। अब देखिए, ये दूरी आपका कम है और ये दूरी आपका क्या है? ज़्यादा है। तो जब दूरी ज़्यादा होगी तब क्या कहेंगे? दूरी कम होगी तब क्या कहेंगे? ये आपका सवाल है। देखिए, और यही कंडीशन आपका किसके साथ होता है? तो यही कंडीशन चांद के साथ भी होता है। सेम टू सेम चांद के साथ कंडीशन है। ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा की कक्षाएं हैं। तो इसमें भी सेम आपका चांद के साथ, ये चांद कभी यहाँ हो सकता है, ये कभी यहाँ, ये कभी यहाँ, ये कभी यहाँ, यानी कभी दूरी अधिकतम और कभी दूरी न्यूनतम। ये आपका पृथ्वी और ये आपका कौन सा? तो ये आपका चंद्रमा। तो अब यहाँ पर जानिए कि कौन सी घटना क्या कहलाती है, ये आपको समझना है। तो जब अधिकतम दूरी होगी, सबसे अधिकतम, तो जब अधिकतम दूरी होगी तो इसे हम लोग कहते हैं अपसौर। सूर्य के कंडीशन में, सूर्य के कंडीशन में क्या कहेंगे? अपसौर। अब देखिए, ये जो अधिकतम दूरी को क्या कहा गया? अपसौर। और जब न्यूनतम दूरी होगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उपसौर, यानी सूर्य के नजदीक। और ये पृथ्वी वाला कंडीशन में अगर अधिकतम दूरी होगी तो इसे हम लोग कहेंगे अपभू, और अगर न्यूनतम दूरी होगी तो इसे हम लोग कहेंगे उपभू। तो ये आपको याद रखना है। उप मतलब करीब, अप मतलब ऊपर यानी दूर, और भू यानी पृथ्वी के, सौर मतलब सूरज के। तो ये चारों ऑप्शन में यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ अपभू का मतलब है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो, उपभू का मतलब जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी के बीच न्यूनतम हो। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14,70,00,000 किलोमीटर की दूरी पर किस स्थिति होती है? 3 जनवरी, 3 फरवरी, 4 जुलाई या 4 जनवरी? तो इसका सही जवाब देखिए, सबसे निकट यानी उपसौर। सबसे निकट यानी कौन सा? उपसौर। उपसौर कब होता है? तो उपसौर आपका होता है, इसका सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये जनवरी में आपका होगा और ये आपका 3 जनवरी को होगा। तो इसमें आप एक चीज याद रखें, 3 जनवरी जो होता है, 3 जनवरी को होता है उपसौर यानी सबसे निकट होता है, और 4 जुलाई जो है इसमें होता है अपसौर यानी 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। ये दोनों डाटा याद रखिए, आपको कोई टेंशन इसमें नहीं होगा। अब देखिए, ये सवाल बड़ी खास प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 109, इसमें जुड़वा प्रश्न है। पृथ्वी अपने समकोणीय स्थिति से कितने डिग्री के झुकाव पर है? 23.5, 66.5, 0 या 90? और फिर देखिए, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 0, 90, 23.5 या 66.5? अब ये दोनों सवाल समझने के लिए है, आपको वर्ड का आपका फेर है और इसी से आपको समझने का कोशिश करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए का जवाब आपका ये है, उसके बाद आपको समझाया जा रहा है, और बी का जवाब आपको ये है। अब ये कैसे, ये आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए, समकोणीय स्थिति का मतलब धरती को ऐसे रहना था, ऐसे, लेकिन है क्या धरती? तो धरती है आपके ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ से कितना झुका हुआ है? तो यहाँ से जितना झुका हुआ है, ये झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री। और यहाँ ये कहता है, यहाँ तल के सापेक्ष यानी जो तल में धरती है उसके सापेक्ष, तो धरती को रहना था ऐसे, इस तल के सापेक्ष, लेकिन है क्या? ऐसे। तो इस तल के सापेक्ष कितना झुका हुआ है? तो ये झुकाव आपका तल के सापेक्ष 66.5, और यहाँ सीधा रेखा जो है उसके सापेक्ष कितना? तो 23.5। यही दोनों फर्क है। यानी अगर आप देखेंगे इसके आधार पर तो 23.5, और इसके आधार पर देखेंगे यानी अगर तल बोलेगा तल के सापेक्ष तो आपका 66.5 होगा, और अगर आपका समकोणीय स्थिति से बोलेगा तो आपका क्या होगा? 23.5 होगा। तो 23.5 डिग्री झुकी है, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ अगर वर्ड का थोड़ा सा फेर कर दे तो व्यक्तियों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यह सवाल को थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 110, पृथ्वी के किस स्थान पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं? ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत वृत्त पर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है? ध्रुव पर। ध्रुव पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं। 6 महीनों के दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है? तो ध्रुव पर होती है। अगला सवाल, किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को ज्यादा धूप कहाँ रहता है? कर्क रेखा में, ध्रुव में, मकर रेखा में, विषुवत वृत्त में। तो 21 जून को तो हमारे यहाँ ही रहता है, और हमारे यहाँ कौन सी रेखा है? तो हमारे यहाँ कर्क रेखा है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर को पड़ती है, यानी मकर रेखा में। मकर रेखा में 22 दिसंबर को सीधा, और 21 जून को कर्क रेखा में सीधा। और ध्रुव में ये अलग है, ध्रुव में आपका हमेशा सीधा पड़ता है। अगला प्रश्न, अब सूर्य से आने वाली किरणों से संबंधित सवाल है। सूर्य से अगर 100% लाइट आता है तो प्रथम 35% लाइट को छोड़कर बाकी 65% इकाई जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। तो 65 इकाई में कितना अवशोषित किया जाता है? 35 को छोड़कर जो 65 इकाई में कितना को वायुमंडल अवशोषित करता है? 35 को, 51 को, 17 को या 14 को? यानी वायुमंडल में कितना % गायब हो जाता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो अगर यह सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 इकाई। 14 इकाई जो है वो क्या होता है? वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैसें हैं। तो ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। आपको याद रखना है CO2, CH4 और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सौर विकिरण का पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है? सौर विकिरण का पृथ्वी की सतह से पहुंचने से पहले ही कुछ किरणें वापस चली जाती हैं वायुमंडल से ही, उसे क्या कहते हैं? अल्बीडो, सूर्याताप, पार्थिव विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 114। तो इसका सही जवाब है एल्बिडो। एल्बिडो जो है अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली किरणों की मात्रा जो होती है सनलाइट की, उसे क्या कहते हैं? उसे अल्बिडो कहते हैं।
अगला सवाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा वायुमंडल की किस प्रक्रिया के कारण होता है? आकाश का रंग नीला हमेशा और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल, किस कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण उगते सूर्य और डूबते सूर्य लाल और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल, वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है क्या कहलाती है? मान के चलिए 51 डिग्री तापमान है कहीं और अगला जगह में भी 51 डिग्री है, दोनों के बीच जो रेखा खींचेंगे काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं? समताप, समताप, समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप यानी आइसोथर्मल लाइन। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे आइसोथर्मल लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ते हैं तापमान क्या होता है? घटता है। इसे क्या कहा जाता है? तापमान का व्युत्क्रमण, सामान्य ह्रास दर, तापमान की कमी दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 117, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तापमान में ऊंचाई के साथ कमी होना सामान्य ह्रास दर कहलाता है। और ये ह्रास दर तापमान में कितना होता है? तो ये होता है हर एक 165 मीटर में कितना डिग्री? तो 1 डिग्री सेल्सियस। या 1 किलोमीटर में अगर बात करें यानी 1000 मीटर में तो कितना डिग्री? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों में से कोई से भी सवाल पूछी जा सकती है, आराम से आप बना भी सकते हैं। अगला सवाल, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? सुबह के 10 बजे से दिन के 12 बजे, या 2 बजे दिन से 4 बजे तक, या 4 से 5 बजे तक, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तापमान कब अंकित किया जाता है यानी कब रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा दिन के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। बहुतों का जवाब होगा कि 12 बजे, लेकिन 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर कभी नहीं होता। अगला सवाल, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, वायु जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ये अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी वायु जो है इधर इधर यानी क्षैतिज रूप से जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? एक हुआ ऊपर गति करना और एक हुआ अपने ही स्तर में गति करना, इसे क्षैतिज गति कहते हैं। तो वायु दाब, पवन या आर्द्रता या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षैतिज गतिशील वायु है इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग पवन की संज्ञा देते हैं। अगला सवाल, वायुमंडल द्वारा धरातल पर डाले जाने वाले भार को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल का जो वजन है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय वायु, वायुमंडलीय आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो वायुमंडलीय दाब होगा। वायुमंडलीय दाब जिसे हम लोग एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगला सवाल, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? मिलीबार, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या जंजीबार? तो देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के तो बहुत इकाइयां हैं, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन में वो आपका क्या है? मिलीबार। बार जो है वो दाब मापने की इकाई है। अगला सवाल, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब क्या होता है? समुद्र तल मतलब वाटर लेवल, जो सी वाटर लेवल है उसमें 1018.02 मिलीबार, 1010.02 मिलीबार, 1008.02 मिलीबार या 1013.02 मिलीबार। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का, वो है आपका ऑप्शन डी यानी 1013.02 मिलीबार समुद्र का वायुमंडलीय दाब होता है। अगला सवाल, एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा, क्षैतिज रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समदाब रेखा। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबैरिक लाइन यानी आइसोबार समदाब रेखा कहते हैं, और समताप समान तापमान वाले को कहते हैं, और आइसोहाइट समान वर्षा वाले को कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर या थर्मोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर या केवल बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। और जो आपके बाकी ऑप्शन में दिए हुए चीज़ें हैं उनमें से कौन क्या है वो हम लोग देख लें। तो ये हाइग्रोमीटर जो है ये आपका आर्द्रता मापता है, और ये थर्मोमीटर जो है ये आपका क्या मापता है? कि ये आपका तापमान मापने का काम करता है। अगला प्रश्न, ITCZ का विस्तारित रूप क्या है? इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरमीडिएट ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसे थोड़ा सा आपके लिए समझने की ज़रूरत है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए पहले इसे हम लोग गोल कर लें, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है ये आपको बताएं कि मान लिया जाए ये आपका अर्थ है, ये आपका भूमध्य रेखा है,
अब भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर जो हवा की दिशा होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है। तो जहाँ पर ये दोनों हवाएं मिलती हैं वहाँ पर के जगह को क्या बोलते हैं, तो ITCZ कहा जाता है। और इसमें हमेशा ये बीच में ही रहे कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर ये खिसकता है, इसे ही कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में क्या कहते हैं। तो जो चक्रवात जो आता है समुद्री तूफान, उसे अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कहीं में टाइफून, कहीं विली विली, कहीं चक्रवात, कहीं हरिकेन। तो अटलांटिक महासागर यानी अमेरिका आसपास में क्या कहते हैं, इसमें यह सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 126। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो आपका हरिकेन होगा। और बाकी जगहों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, विली विली कहा जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून कहा जाता है आपका चाइना में, चक्रवात कहा जाता है आपका कहाँ, तो भारत में, और हरिकेन कहाँ कहा जाता है, तो USA आसपास यानी अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल, विली विली चक्रवात का संबंध किससे है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या यूरोप। तो अभी आपको जस्ट बताया गया कि विली विली का संबंध जो है वो कहाँ से है, तो विली विली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अगला सवाल, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो जो धरती जो घूम रही है ऐसे, तो घूम रही है, तो मान के चलिए कोई चीज़ ऐसे खड़ा है, तो ऐसे घूमने पर ऐसे ही तो नहीं रह पाएगी, वो थोड़ा इधर उधर मुड़ेगी ही। तो इस कारण जो बल लगा उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय बल या कोरियोलिस बल। अगर आप ब्रेक डांस चढ़े होंगे तो ब्रेक डांस में जो बल आपको फील होता है वो क्या कहलाता है, वही है आपका सवाल मूल रूप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण ही महासागरीय धाराएं जो हैं वो गतिशील भी रहती हैं, उसमें एक कारण ये भी है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। अगला प्रश्न, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हुआ आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जैसे पवन आपका इधर आ रहा है, यानी जिधर भी जा रहा है, तो मूल दिशा से किधर मुड़ेगा, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में मुड़ेगा दाहिना ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ेगा कहाँ, तो बायां ओर। यह बात आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिना ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बायां ओर। तो 129 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब देखिए, इसके आधार पर हम लोग एक चीज बनाते हैं। मान के चलिए ये आपका विषुवत वृत्त है, यानी बीच वाली रेखा। तो अगर उत्तरी गोलार्ध जो हवा आएगी वो मुड़ेगी किस ओर, तो दाहिनी ओर। इसका मतलब ये सीधे आने के बजाय ऐसे आएगी हवा। उत्तरी गोलार्ध में हवा का डायरेक्शन ऐसे रहेगा अगर ऊपर से आएगी तो, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे रहेगा। तो ये कारण है, ये किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका कोरियोलिस बल के कारण, और ये बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में जल की कितनी अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो वायुमंडल में जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के तीनों मौजूद होती है, बर्फ के रूप में, जलवाष्प के रूप में और कंडेंस्ड वाटर के रूप में। अगला प्रश्न, वायुमंडल के आयतन में जलवाष्प कितना होता है, 0 से 4%, 4 से 6%, 10%, 5 से 10%। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, वाटर वेपर की, यानी पानी की मात्रा हवा में, वो 0 से 4% तक होती है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 131। अगला सवाल है आपका, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं। जैसे ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है, उस मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता या औशांक या गुप्त उष्मा। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और मान के चलिए कोई ऐसी वायु है जो कि गर्म है, जिसमें और भी जल आ सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त वायु। और वायु में इतनी ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा है कि और उसमें जलवाष्प आ ही नहीं सकता है, जैसे बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाता है नमी, तो उसे कहते हैं संतृप्त वायु। तो इस प्रकार जो ये सवाल हुआ, इसका सही जवाब क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से बादल आकाश में सबसे ऊंचे होते हैं, पक्षाप बादल, कपासी बादल, अस्तरी बादल या वर्षा बादल। तो बादलों में सबसे ऊंचे बादल कौन से हैं, यह सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षाप बादल। ये सबसे ऊंचे बादल होते हैं।
अगला सवाल, संवहनीय वर्षा संवहनीय वर्षा के दौरान किस प्रकार के मेघ या बादल बनते हैं? कपासी वर्षा, स्तरीय या स्तरीय वर्षा मेघ। तो संवहनीय वर्षा क्या होता है? जब वाष्पीकरण की दर बढ़ने के कारण और दो प्रकार के गर्म और ठंडी हवा के मिलने के कारण जो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा कहलाती है। तो ये वर्षा के दौरान कौन सी मेघ बनती है यह सवाल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपासी मेघ। इस दौरान कौन सा मेघ बनता है? तो कपासी मेघ का निर्माण होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बादल अत्यधिक तेजी से वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी या पक्षाभी स्तरी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 135 इसका सही जवाब हो जाएगा कपासी। क्वेश्चन नंबर 135 सही जवाब हो जाएगा कपासी। यही सबसे ज्यादा तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल होती है। हालांकि इसमें ए और बी दोनों में, यहाँ वैसे में तो आपका होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि वहां कपासी वर्षा तो वर्षा का प्रकार है और कपासी आपका बादल का प्रकार है। अगला सवाल, ओस का निर्माण निम्न में से किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु या शीत ऋतु। तो ओस का निर्माण किस ऋतु में होती है? तो ये आप भी जानते हैं कि ओस का निर्माण शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है। अगला सवाल, दक्षिणी अमेरिका के बेसिन अमेजन बेसिन में वर्षा होती है, चक्रवातीय, संवहनिक, मानसूनी या पर्वतीय। तो दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो कि एक वर्षा वन भी है। तो उसमें किस वजह से बारिश होती है यह सवाल आपके लिए। इसका सही जवाब है संवहनिक वर्षा वहाँ होती है, यानी संवहनीय वर्षा होती है। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? फैक्ट्री से निकले धुएं से, तापमान बढ़ने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ने से, पेड़ पौधे काटने से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो फैक्ट्री से धुआं जो निकलता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब निकलता है, तो जल से अभिक्रिया करके जो अम्ल बनाते हैं उसी से अम्लीय वर्षा होती है। अगला सवाल, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 30 डिग्री से 30 डिग्री से 40, 40 से 50, 30 से 45 या 40 से 60। तो भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, जहाँ की वर्षा का एक विशेष प्रकार का वर्षा होती है, यह आपका 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश तक होती है। अगर हम लोग इसे एक अक्षांश के माध्यम से देखें तो मान के चलिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये आपका 30 से लेके 45 तक इधर भी और 30 से लेके 45 तक इधर भी, दोनों प्रकार, उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव में भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी होती है। अगला सवाल, संवहनीय वर्षा यानी संवहनिक प्रकार की वर्षा किन क्षेत्र में होती है? विषुवत, शीतोष्ण, उपोष्ण या ध्रुवीय। ज्यादा वाष्पीकरण, ठंडी और गर्म हवा के मिलने, इन सभी कारणों से जो वर्षा होती है यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है, यानी धरती के बीचों बीच में होती है। और जहां भी विषुवत प्रदेश है वहां प्रत्येक दिन आपको पिछले टाइम में आपको बारिश देखने को मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 141, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ऑक्सीमीटर, बैरोमीटर। तभी आपको बताया गया था, सही जवाब हो जाएगा क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापता है। हाइड्रोमीटर जल की शुद्धता मापता है। ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन की मात्रा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गर्म साल कब माना गया? 1990, 1998, 1885, 1950। तो विश्व का सबसे गर्म साल माना गया था कब का? तो 1950 को विश्व का सबसे गर्म वर्ष माना गया है। अब देखिए जलवायु वर्गीकरण, यहाँ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा जानना है। विश्व में अलग अलग जलवायु है, इसे वैज्ञानिकों ने बांटने का प्रयास किया है, तो ये भी आपका इस किताब में दिया हुआ है। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु कौन सी दशा चाहिए, यानी कौन सी दशा अर्हक है? ए प्रकार की जलवायु जो होता है, जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, ए बी सी डी ई ऐसे करके कोपेन का जलवायु में ध्रुवों की ओर बढ़ते बढ़ते आपका ई आ जाता है। तो ए क्षेत्र जो है वो किसको दर्शाता है ये बताना है। सभी महीनों में हाई बारिश, ठंडे महीने में औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों में औसत तापमान 18 से अधिक, या सभी महीनों में औसत तापमान 10 डिग्री से नीचे। तो जो ए प्रकार की जलवायु है, सभी महीनों में औसत तापमान क्या होता है? वो होता है 18 डिग्री से अधिक। तो उसे कोपेन ने ए प्रकार की जलवायु का संज्ञा दिया है। क्वेश्चन नंबर 143। अगला सवाल, कर्क और मकर रेखा के बीच कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क, शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय। तो इसका आप एक बार अगर समझने का प्रयास करें तो ये हुआ आपका अर्थ, ये चीज आपको बार बार बता के समझाया जा रहा है। ये हुआ आपका भूमध्य रेखा, ये हुआ आपका कर्क रेखा, ये हुआ आपका मकर रेखा, ये हुआ आपका आर्कटिक रेखा और ये हुआ आपका अंटार्कटिक रेखा।
अब देखिए ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 23.5, ये हुआ 23.5 दक्षिण, ये हुआ 66.5 उत्तर, ये हुआ 66.5 दक्षिण। तो ये जो इलाका है इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। ये इलाका क्या कहलाता है, तो ये इलाका कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। ये दोनों के दोनों नीचे और ऊपर क्या कहलाएगा, शीतोष्ण। और ये क्या कहलाएगा, तो ये शीत कटिबंध। और ये भी नीचे भी क्या कहलाएगा, तो शीत कटिबंध। तो यहाँ जलवायु का प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका कौन सा जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क और मकर रेखा के बीच की जलवायु है। अगला प्रश्न, व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन यानी सदाबहार वन, जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा, बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किस जलवायु की विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क दोनों में। तो ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता, पेड़ पौधे और हमेशा पत्तियां रखने वाले जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार हरित वन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंध होगा और आर्द्र होगा यानी नमी भी होगा। मानसूनी में तो एक सीजन में बारिश होता है, सालों भर नहीं, लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सालों भर बारिश होती है। अगला प्रश्न जो कि है क्वेश्चन नंबर 146, किस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है, भूमध्य सागरीय, शुष्क या टुंड्रा या ध्रुवीय। तो वर्षा शुष्क ऋतु में होने वाली जो जलवायु है उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागर भले ही एक लोकेशन है, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु का एक प्रकार है, एक विशेष प्रकार। अगला प्रश्न, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किसे आधार माना, किस आधार पर बांटा, तापमान और वर्षा, वर्षा और आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मूल रूप से तापमान और वर्षा को मेन आधार माना और इसी के आधार पर अपना जलवायु जो है उसे ए, बी, सी, डी और ई में बांटा, और उसके बाद फिर इसका सब ग्रुप भी बांटा, बहुत सारा ग्रुप है इसका। अगला प्रश्न, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को कौन अक्षर से प्रदर्शित किया, AF, AW, CW या AM। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा AM। मानसूनी जलवायु को उसने क्या कहा, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 148। इसका सही जवाब है D, अर्थात AM से मानसूनी जलवायु को बांटा। अगला सवाल, कोपेन ने अपने जलवायु संकेत में ई से किसको प्रदर्शित किया, ध्रुवीय, उच्चभूमि, स्टेपी या मरुस्थलीय। तो देखिए ABCD में सबसे लास्ट में ई आ रहा है इसमें, तो इसमें जो आपका ध्रुवीय जलवायु जो है उसको प्रदर्शित किया किससे, जो कि सबसे ऊपर और नीचे पृथ्वी के क्षेत्र में है, तो उसे ई अक्षर से डिनोट किया। 140 ये क्वेश्चन नंबर है आपका 149। तो 149 का जवाब होगा आपका ई, ये ए यानी ई अक्षर से ध्रुवीय जलवायु को व्यक्त किया। ध्रुवीय जलवायु से कौन सा अक्षर, ई अक्षर। आप यहाँ गौर करें तो ए अक्षर से भूमध्य रेखीय जलवायु है और ई अक्षर जो है वो ध्रुवीय जलवायु है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कोपेन ने विश्व के मुख्य जलवायु प्रदेशों को कितने भाग में बांटा, 5, 7 या 4 या 8। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कितने भाग में है, तो वो 5 भागों में बांटा जलवायु प्रदेशों को। अगला प्रश्न, उच्च भूमि के लिए कोपेन ने किस अक्षर का प्रयोग किया, ए, एच, बी या एफ। तो उच्च भूमि के लिए या हाइट का प्रयोग किया यानी एच का प्रयोग किया, हाई एल्टीट्यूड। तो इस प्रकार एच उच्च भूमि के लिए होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय प्रायद्वीप में अधिकतर भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, AF, AW, AM या BS। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 152। तो देखिए भारत में मानसूनी जलवायु है और मानसूनी जलवायु को कोपेन ने AM से डिनोट किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब हो जाएगा AM। अगला प्रश्न, ओजोन का सबसे अधिक ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है, यूरेशिया के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, साइबेरिया के ऊपर या ग्रीनलैंड के ऊपर। तो देखिए ओजोन का सबसे ज्यादा ह्रास जो हुआ है किसी के ऊपर, तो वह है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत सबसे पतली है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जवाब आपका बी है। अगला सवाल, कियोटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई, 1997, 1998, 2005 या 2006। ये डायरेक्ट जलवायु परिवर्तन से पूछे जाने वाले सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997। कियोटो प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है और ओजोन परत का यानी ओजोन गैस का कम उत्पादन हो इससे संबंधित। तो कियोटो आपका कनाडा में पड़ता है, तो कियोटो प्रोटोकॉल 1900, अच्छा कियोटो अलग है, 1 मिनट।
यहाँ एक कन्फ्यूजन हुआ, क्योटो आपका जो है वो आपका जापान में है, जापान का शहर। और अगर कनाडा आपसे बोला गया तो कनाडा में भी एक जलवायु परिवर्तन से हुआ था, ये आपके लिए एक कन्फ्यूजन का सबब बन सकता है। वहाँ जगह है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अलग प्रोटोकॉल है और क्योटो प्रोटोकॉल अलग प्रोटोकॉल है। आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब हुई, तो ये 1997 में हुई। अगला प्रश्न, महाद्वीप का विस्तृत सीमांत, महाद्वीप का विस्तृत सीमांत जो अपेक्षाकृत उथले और समुद्री खाड़ियों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है। यानी महाद्वीप है, मान के चलिए ये भारत है, तो ये भारत एशिया महाद्वीप है। अब महाद्वीप का विस्तृत सीमांत जो कि थोड़ा समुद्र में आपका आगे तक गया हुआ है, ऐसे समुद्र में आगे तक गया हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान या महासागरीय गंभीर। तो महाद्वीप का ही भाग जो समुद्र में थोड़ा सा अधिक यानी उथला समुद्र यानी थोड़ा कम गहरा समुद्र के रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम एक विशेष नाम दिया गया है महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ अगर आपको समझना है तो इसे मान के चलिए ये भारत का प्रायद्वीप है। तो देखिए ऐसा कहे कि यहाँ पर अगर समुद्र है तो अचानक से 10 किलोमीटर गड्ढा नहीं हो जाएगा, बल्कि शुरू में आपका आहिस्ते आहिस्ते 1 फीट 2 फीट करते करते आपका आहिस्ते आहिस्ते जाएगा। तो ये तो उथला भाग ही हुआ, तो ये उथला भाग जो हुआ इसे ही महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। उसके बाद ये गड्ढा आता है और महासागरीय मैदान शुरू होता है इधर। अगला प्रश्न, एस आकार की आकृति वाले महासागर का नाम बताइए। अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक। तो एस आकार का जो महासागर है वो क्या है, तो वो आपका अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है। और सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वो प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न, उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है। तो सबसे ज्यादा लवणता वाला वान झील भारत, अमेरिका, तुर्की या ईरान। तो वो झील कहाँ स्थित है वान झील, तो वान झील आपका तुर्की में स्थित है, जहाँ की पानी अत्यंत खारा है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खारा पानी। अगला सवाल देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरीय सतही जल का तापमान कितना होता है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें महासागरीय जल का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तो क्या बर्फ बन जाएगा, 20 से 25 या 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका औसत पूछा गया है, तो एवरेज 20 से 25 के बीच में होता है तापमान। और तापमान में अंतर के कारण ही महासागरीय धाराओं का भी बहना भी होता है बहुत बार। अगला प्रश्न, महासागरीय सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है। अब ये पूरा होल वर्ल्ड का पूछा गया है, 0 से निकट, 20 और 25 के बीच या 27 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका एग्जैक्ट जो आपका हो जाएगा 159 का, वो होगा आपका 27 डिग्री। पूरी दुनिया के महासागर का जो औसत तापमान है वो क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, महासागरीय जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः प्रति डिग्री कितना घटता है। यहाँ आपको ये समझना है कि विषुवत वृत्त में तापमान अधिक रहता है, ध्रुव की ओर जाएंगे तो ठंडा होते जाएगा, तभी तो जम जाता है। अब बताइए 0 से 90 तक में हर एक डिग्री में कितना घटता है, ये सवाल पूछा गया है। तो हर एक डिग्री, जितना डिग्री बढ़ेंगे तापमान आपका आधा डिग्री कम होगा। जितना डिग्री बढ़ेंगे तापमान आपका कितना कम होगा, तो आधा डिग्री कम होगा। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का कारण क्या है। भूमध्य सागर जो संसार के बीच में है, यूरोप और अफ्रीका और एशिया के बीच में, उसका लवणता अधिक क्यों है, उच्च वाष्पीकरण या कम वाष्पीकरण या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो साफ जल तो उड़ जाएगा, तो जो बचेगा केवल नमकीन जल। इसीलिए जो 161 का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर की लवणता अधिक है, वहां का पानी बहुत ज्यादा खारा है। भारत में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, चिल्का, सांभर, पुलिकट या लोनार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सांभर झील। यहाँ से नमक भी बनाया जाता है, ये राजस्थान में स्थित एक झील है। अगला सवाल, महासागरीय तल का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र क्या होता है। आपको अभी भी बताया गया था, एक महासागरीय महाद्वीपीय शेल्फ महासागर का है, उसके बाद गहरे समुद्री मैदान शुरू होते हैं जो पूरी दुनिया में के अंदर महासागरों में फैले हुए हैं। तो इस प्रकार सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो गहरे सागरीय मैदान हो जाएंगे। बाकी जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, महासागरीय गर्त सबसे छोटे स्थान होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गहरे समुद्री मैदान। अगला सवाल, महासागरीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित सारगैसो शांत क्षेत्र किस महासागर में स्थित है। तो एक शांत क्षेत्र है सारगैसो, जो कि एक विशेष घास की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कहाँ स्थित है वो आपको बताने का प्रयास करना है। तो वो आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में।
अटलांटिक में, वो भी अमेरिका के बगल में। अमेरिका के बगल में है, इसका मतलब उत्तरी या दक्षिणी। तो इसका सही जवाब आपके लिए क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या स्थित है, तो सारगैसो क्षेत्र स्थित है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है सभी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए यहाँ सवाल है, महासागरीय गर्त यानी खाई सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक या अटलांटिक। तो सबसे ज्यादा जो गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में लगभग यानी जो गर्त जो हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा गहरे हैं, और इनमें से जो सबसे गहरा खाई है गर्त, वो खाई है मारियाना गर्त। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछ सकता है। मारियाना गर्त जो कि फिलीपींस के बगल में प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई 11,033 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। अगला प्रश्न, सागरीय जल की औसत लवणता पीपीटी में कितनी है, 40, 45, 35 या 30? यानी पार्ट पर ट्रिलियन में सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 पीपीटी सागरीय जल की औसत लवणता है। अगला सवाल, महासागरों में तापमान कहाँ से प्राप्त होता है? महासागरों में तापमान कहाँ से प्राप्त होता है? महासागर गर्म कैसे होते हैं? सूर्य से, ज्वार ऊर्जा से, ज्वालामुखी से या गर्म जलधारा से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कहाँ है, सूर्य, और सूर्य से ही वो गर्म होती है। अगला सवाल, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? 20%, 29%, 51% या 71%? तो आपको पता है कि महासागर कितना है, तो महासागर आपका 71%, और स्थल कितना है, तो स्थल 29%। अगला सवाल, महाद्वीपीय शेल्फ यानी महाद्वीप का उभरा भाग जो समुद्र के अंदर होता है, वो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 200 किलोमीटर, 80 या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? तो ये तो अलग अलग जगहों में अलग अलग होता है, लेकिन जो एक औसत चौड़ाई है वो आपका 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर तक गहराई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 80 के बाद जो गहराई होगा तो पूरा दुनिया में केवल मैदान ही भरा हुआ है समुद्र के अंदर। अगला प्रश्न, महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं, इसका क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का परिक्रमण, महासागरीय जल की क्षैतिज गतियां? तो इसका सही जवाब है सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, इसके कारण महासागर का जल जो है दिन में 2 बार ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक यानी एक खास समय में उठने या गिरने को क्या कहते हैं? धारा, ज्वार भाटा, महोर्मी या अपकेंद्रीय गति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ज्वार भाटा। और अन्य कारण से अगर समुद्र का जल ऊपर नीचे हो रहा है तो इसे महोर्मी कहते हैं। अगला प्रश्न, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को क्या कहते हैं? महोर्मी, ऊर्ध्वाधर गति, क्षैतिज गति या ज्वार भाटा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका महोर्मी। इसका सही जवाब होगा आपका महोर्मी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? सबसे ऊंचा ज्वार भाटा विश्व में कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी, कैलिफोर्निया, कनाडा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फंडी की खाड़ी, जो कि कहाँ है? तो जो कि कनाडा में स्थित है। तो ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आती है। अगला प्रश्न उपसौर संबंधित है। उपसौर तभी आपको बताया गया था, पृथ्वी और सूर्य के निकटतम स्थिति, पृथ्वी और सूर्य की दूरस्थ स्थिति, पृथ्वी और सूर्य के समकोण स्थिति, पृथ्वी के परिक्रमण की गति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उप मतलब करीब, यानी पृथ्वी और सूर्य के निकटतम स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं? दूरस्थ स्थिति को कहते हैं। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर, अपसौर, ज्वार भाटा या प्रचंड तूफान? तो 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उपसौर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे नजदीक कब होती है? तो 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है। 175वां सवाल आपका है, इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, 4 जुलाई को क्या होता है? यह भी बताया गया था, अपसौर, उपसौर, समुद्री तूफान, सुनामी। तो 4 जुलाई को सबसे ऊपर होता है, यानी अपसौर होता है। अगला प्रश्न, संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र यानी मछली पालन या मछली मारने का क्षेत्र कहाँ होता है? गर्म जलधारा वाले क्षेत्र में, ठंडी जलधारा क्षेत्र में, गर्म और ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में, महासागर में, अधिक गहराई वाले क्षेत्र में? तो सबसे अच्छा मछली के लिए जो बेस्ट होता है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वो जगह सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न,
सागरीय लहरें निम्न में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सौर प्रणाली, गर्म जल का चश्मा, नदी जल या कोई नहीं? तो कहीं भी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत आपका क्या होगा? तो सौर। अगला प्रश्न, बृहत ज्वार के समय यानी सबसे बड़े ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? एक रेखीय, आड़ी, समकोणीय या कोई नहीं? तो देखिए, दो प्रकार के ज्वार होते हैं, एक लघु ज्वार, एक दीर्घ ज्वार। और दीर्घ ज्वार के समय दोनों एक रेखीय अवस्था में होंगे और लघु ज्वार के समय समकोणीय अवस्था में होंगे। तो इस प्रकार 179 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, एक मिनट, बृहत ज्वार आपका पूछा है 179, बिल्कुल सही। बृहत ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति एक रेखीय होती है। अगला सवाल, सुनामी किस कारण पैदा होती है? ज्वार भाटा, चक्रवात, अंतः समुद्री भूकंप या पृथ्वी के पटल का सिकुड़ना? तो सुनामी होने का कारण है कि समुद्र के अंदर समुद्री भूकंप जो आता है इसके वजह से सुनामी आती है। अगला प्रश्न हमारा है, लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? वो क्वेश्चन नंबर आपका है 181। तो लघु ज्वार के समय जो पृथ्वी की स्थिति होती है वो कैसी होती है? तो वो आपका समकोणिक होती है। तभी आपको बताया गया था, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। तभी जो दीर्घ ज्वार के समय आपका एक रेखीय और लघु ज्वार के समय क्या होगा? तो समकोणिक स्थिति होगा। अगला प्रश्न, क्यूरोसियो धारा प्रवाहित होती है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो ऐसी धाराओं से भी एक दो सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। तो क्यूरोसियो धारा जो है क्वेश्चन नंबर 182, ये जो बहता है ये आपका प्रशांत महासागर से होके बहने वाली धारा है। क्यूरोसियो, ओयोसियो, ये दोनों प्रशांत महासागर से बहने वाली धाराएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है जो दूसरों को असुरक्षा दे? बाघ व शेर, जिनकी संख्या अत्यधिक हो, या जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं असुरक्षित प्रजातियां। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1970, 75, 72 या 78? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया। अगला सवाल, निम्न में से महाविविधता केंद्र यानी मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर देशों की संख्या कितनी है? 10, 12, 11 या 14? तो इसका सही जवाब है कितना? तो 12। ये 12 कैसे देश हैं? ये 12 भूमध्य रेखा में स्थित देश हैं, जैसे मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऐसे देश। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकल, ट्रांसले या वाल्टर सी रोजन या रीटर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 186। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। और जैव विविधता का अंग्रेजी होता है आपका बायोडाइवर्सिटी, और इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु सजीव एक स्थान पर पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार, विविध प्रकार के। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? विश्व की सभी संकटापन्न यानी जो संकट में हैं, जो लुप्त हो सकते हैं प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट का सूचना कौन प्रकाशित करता है? IUCN, यूनिसेफ, नाटो या यूनेस्को? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्विंग नेचर। अगला प्रश्न, अधिक प्रजातीय विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट, कोल्ड स्पॉट, पशु विहार, नेशनल पार्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉट स्पॉट। जहां पर भी जैव विविधता बहुत ज्यादा है उस जगह को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां पृथ्वी के लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं? घास के मैदान, पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या कटीले वन? तो निम्न में से कहां पृथ्वी के लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है? तो वो वर्षा वन जो उष्णकटिबंध का होता है वहीं आपका ज्यादा जैव विविधता है, तो वहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से रेड लिस्ट क्या है? संकटापन्न प्रजातियों की सूचना, पादप जगत की सूचना, जंतु जगत की सूचना, इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा जो है वो IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है संकटापन्न प्रजातियों की सूचना देने के लिए, ताकि उनका संरक्षण विश्व की सरकारों और विश्व की जनता के द्वारा करने का प्रयास किया जाए। अगला प्रश्न, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993? तो जो रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो वो आपका 1992 में हुआ था। यह सवाल 191 के बजाय 192 में हमें रखना चाहिए था। अगला प्रश्न,
भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लाया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1976, 2002 या 2006? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। तो क्वेश्चन नंबर 192 का जवाब ए है। अगला सवाल, निम्न में से कहाँ जैव विविधता संसार में सबसे अधिक है? मलेशिया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर जो अफ्रीका के बगल में एक द्वीप है, वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पूरी दुनिया में पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा नाना प्रकार के जीव वही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की 3/4 यानी 75% जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? पर्वतीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 194 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ केवल इंसानों की बात नहीं है, यहाँ पूरे समुदाय यानी पूरे सजीव जगत की बात है। अगला प्रश्न, निम्न में से महाविविधता केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है? यानी जितना भी मेगा डायवर्सिटी सेंटर है, उष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, इनमें से सभी। तो आपको तभी ही बताया गया कि ऐसे जो क्षेत्र हैं वो कहाँ स्थित है, तो वो उष्ण कटिबंधीय यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित हैं। अगला सवाल, किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को कौन निर्धारित करते हैं? मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे या इनमें से कोई नहीं? यानी परितंत्र में कितना ऊर्जा होगा इसका डिसाइड कौन करेगा? तो इसका डिसाइड असल में पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जितना होगा सौर ऊर्जा का उतना ज़्यादा बदलाव आएगा हमारी यूजेबल ऊर्जा में, यानी हमारे लिए जो बैटरी है पूरा दुनिया में वो आपका पेड़ पौधे ही हैं। सूर्य का ऊर्जा से ही पूरा दुनिया चलता है और सूर्य का ऊर्जा को यूजफुल जो बनाता है वो कौन है? तो वो पेड़ पौधा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव विविधता की कौन सी भूमिका है? पारिस्थितिक, आर्थिक, वैज्ञानिक या सभी? यानी जैव विविधता का क्या यूज है? तो जैव विविधता का ये सभी यूज है, इसकी भूमिका सभी क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न, किसी परितंत्र में पेड़ पौधे किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं? तो जो पेड़ पौधे उत्पादक हैं यानी हमारे लिए ऊर्जा का उत्पादन वही करते हैं। पृथ्वी में एक भी ऊर्जा ना हो जीने के लिए अगर पौधे ना रहें। अगला प्रश्न, IUCN का क्या अर्थ है? IUCN का क्या अर्थ है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। यही रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। सवाल कहता है कि बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता क्यों अधिक है? ज़्यादा वाष्पीकरण या ताजे जल की कम प्राप्ति या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 200। इसका सही जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जिनका जवाब भी आता है उससे समझ में आएगा कि कितने लोग यह वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा इस 11 क्लास का जो पुस्तक है, 11 क्लास का किताब, इससे हमारा खत्म होता है कितना सवाल? तो 200 सवाल का MCQ 11 क्लास के भौतिक भूगोल से हमारा कंप्लीट हुआ। तो यह आपके सभी एग्जाम्स, पार्टिकुलरली जैक का जो 11th एग्जाम है इसके लिए, और जो भी आपका प्रतियोगी एग्जाम है जिसमें भूगोल से सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए, और जो PCS एग्जाम है उनमें जो NCERT बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए ये इक्वली यूजफुल है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और चैनल को ज़रूर आप शेयर करें इधर उधर ताकि बाकी लोगों को भी मिले और आप भी जुड़ें ताकि आपको भी अन्य नोटिफिकेशन भी चैनल से मिलता रहे।